हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी पीटी 365 एनवायरनमेंट की मैगजीन चल रही थी। चलिए अब इसको कंप्लीट कर देंगे सो दैट कल से हम साइंस और टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर सकें। एटलांटिक मेरिडियनल ओवर ट्यूनिंग सर्कुलेशन, देखो गाइस ये होता क्या है, एक्चुअली में इसको थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ही बोलते हैं। पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ही न्यूज़ में क्यों था। देखो एक स्टडी हुई है, उसमें एनालाइज किया है कि जो इंडियन ओशन की जो वार्मिंग है वो कहीं ना कहीं जो हमारे ओशन करंट्स है, स्पेशली जो एटलांटिक ओशन के करंट है उसके सिस्टम को बूस्टअप करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटर्मिनिंग द वेदर अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जो वेदर है वो डिटरमाइन करने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसी स्टडी ने भी एनालाइज की है कि इंडियन ओशन की वार्मिंग की वजह से इज लाइकली टू बूस्ट अ सिस्टम ऑफ करंट्स इन द एटलांटिक ओशन। अब पढ़ लेते हैं। देखो गाइस, इसी को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होता क्या है, देखो ये डीप ओशन करंट्स होते हैं, किस तरह से कैसे ये फ्लो होते हैं, मतलब कि कोई करंट है उसका कोई ड्राइविंग तो फोर्स होता ही होगा। तो क्या होता है मेनली, क्या देखो थर्मो आपको नाम से पता चल रहा है टेम्परेचर, और हेलाइन का मतलब क्या होता है सैलिनिटी। ठीक है, तो इसका जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कंट्रोल किसके द्वारा होती है, टेम्परेचर और सैलिनिटी के बाद। थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहाँ बिगिन होते हैं, अर्थ के पोलर रीजन में बिगिन होते हैं। व्हेन ओशन वाटर इन दिस एरियाज गेट, जब ओशन वाटर इस एरियाज में काफ़ी कोल्ड होते हैं तब सी आइस फॉर्म होती है। ठीक है, तो सराउंडिंग सी वाटर गेट सॉल्टियर, इंक्रीजेज इन द डेंसिटी एंड द सिंक्स। देखो समझ में मेरी बात समझो आप। अब जैसे क्या, ये बहुत सारा पानी है, ठीक है, अब सैलिनिटी इसमें कम होगी, आई मीन जितनी भी होगी सैलिनिटी। ठीक है, अब जब इतना पानी सपोज करो बर्फ़ जम गया, तो अब इतना पानी बच गया, तो इसमें सैलिनिटी ज़्यादा होगी, तो वही बात करा है। ठीक है, जो थर्मोहालाइन सर्कुलेशन है वो अर्थ के पोलर रीजन से बिगिन होती है। जब ओशन वाटर, जब इसमें ओशन वाटर में जब ये सी के आइस में बदल जाता है तो क्या होता है, जो सराउंडिंग सी वाटर होता है वो साल्टियर हो जाता है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और सिंक हो जाता है। फिर वो सिंकिंग वाटर क्या होता है, पूरे ओशन में क्या फैल जाता है। सरफेस वाटर फिर पुल होता है, मतलब कि वो और सिंक होता है, विच इन टर्न इवेंचुअली बिकम्स कोल्ड एंड सॉल्टी इनफ टू सिंक। इससे क्या होता है, जो डीप ओशन करंट्स हैं वो इनिशिएट होती हैं। ठीक है, ड्राइविंग द ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। अब जरा वही थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, दैट इज अबाउट अटलांटिक मेरिडियनल ओवर ट्यूनिंग सर्कुलेशन। देखो पहली बात आपको पता होना चाहिए, अर्थ की लार्जेस्ट वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है और इसी को हम थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। इसको हम अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट भी बोलते हैं। ये क्या करती है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हीट को कहाँ, ट्रॉपिक्स और साउथर्न हेमिस्फेयर से नॉर्थर्न अटलांटिक की तरफ क्या करती है, ट्रांसफर करती है। ये क्या करती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन को भी कैप्चर करती है। इट ऑल्सो एड्स इन एब्जॉर्बिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन। ठीक है, लेकिन हमने पिछले 15 साल से देख रहे हैं कि जो सर्कुलेशन है कहीं ना कहीं वीकन पर है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगर इस सर्कुलेशन में कुछ चेंज होता है कहीं ना कहीं, जो हमारा ग्लोबली क्या है पूरे क्लाइमेट सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकती है। इसमें मेनली क्या हो सकता है, जो हमारा अफ्रीकन मानसून या फिर जो इंडिया का मानसून है उसको भी इफेक्ट करेगी, चेंज कर सकती है। और साथ में जो ह्यूरिकेन्स है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकते हैं, या तो बहुत डिवास्टेटिंग आ सकते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं, या फिर जो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप का जो क्लाइमेट है उसे भी चेंज कर सकती है। ठीक है, तो अभी इसकी इंपॉर्टेंस बताइए कि थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कितनी इंपॉर्टेंस है ग्लोबल क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में, और अगर ये वीकन होती है तो इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट पर, तो वही बताया। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं एंथ्रोपोसीन इपोक। देखो इपोक आपको पता होना चाहिए, ये हमारा एक टाइम पीरियड होता है, जिस तरह से ईरा होता है पीरियड, एज, इपोक, उसी तरह का एक नया टाइम बात कर रहे हैं कि एंथ्रोपोसीन इपोक। अभी के जो एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप है उसने वोट किया इन फेवर ऑफ डेजिग्नेटिंग अ न्यू जियोलॉजिकल इपोक, कि एक न्यू जियोलॉजिकल इपोक को डेजिग्नेट करेंगे जिसका नाम एंथ्रोपोसीन रखा है। ये पैनल प्लान कर रहा है कि वो सबमिट जो अपना जो प्रपोजल है इसको सबमिट करेगा बाय 2021। किसे सबमिट करेगा, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ स्ट्रेटोग्राफी, जो ओवरसी करता है द ऑफिशियल जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। के टाइम चार्ट क्या, देखो आपको नाम से पता होना चाहिए एंथ्रोपोसीन इपोक, मतलब ये कुछ ना कुछ मैनमेड एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, देखो जो एंथ्रोपोसीन इपोक है इसको जो नाम को पहली बार कॉइन किया था 2000 में, किसने किया था, जो नोबेल लॉरेट पॉल क्रिस्टन है और साथ में जो यूगिन स्टोरमेयर है, इन्होंने क्या किया था, इस नाम को डोनेट किया था। इसमें ये डिनोट करता है कि किस तरह से कौन सा ईयर है जब से जो ह्यूमन एक्टिविटी ने किस तरह जो एनवायरनमेंट है या फिर अर्थ की प्रोसेसेस या कंडीशंस को कितना अल्टर्ड किया। ठीक है, टू डिनोट द प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम इंटरवल इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज हैव प्रोफाउंडली अल्टर्ड मैनी कंडीशन एंड प्रोसेसेस ऑन अर्थ। इस फिनों में क्या क्या एसोसिएट होगा, इसमें देखो ये बताएंगे कि किस तरह से अर्बनाइजेशन या एग्रीकल्चर की वजह से किस तरह इरोजन का मैग्नीट्यूड बढ़ा है, या सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से चेंज हुआ है। ये बताएगा किस तरह से जो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ एलिमेंट्स किस तरह से मतलब कि एमिट्स होने स्टार्ट हुए, जैसे कार्बन वगैरह। ठीक है, एनवायरनमेंट चेंजेस कैसे जनरेट हुए हैं इन सब की वजह से, जैसे इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज। ठीक है, और ये बताएगा किस तरह से जो नए नए मिनरल्स है, प्रोलिफरेशन मतलब कि उनका इंडक्शन हुआ है। ठीक है, आए हैं वो। ठीक है, प्रोलिफरेशन एंड ग्लोबल डिस्पर्शन ऑफ मैनी न्यू मिनरल्स, रॉक्स जिसमें कॉन्क्रीट, फ्लाई ऐश, प्लास्टिक। ठीक है, एंड मैनी टेक्नोफोसिल जो कि प्रोड्यूस हुए हैं फ्रॉम दीज एंड अदर मिनरल। अब हमें देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, मैंने आपको बताया जो एंथ्रोपोसीन इपोक है ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है कैलेंडर होता है फॉर इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री।
मतलब अर्थ हिस्ट्री में हर एक इवेंट, मतलब कि हर एक टाइम में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इन्हें डिवाइड करते हैं। देखो ये क्या करता है, इट सब डिवाइड्स ऑल टाइम इनटू अ नेम्ड यूनिट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइम के। देखो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। देखो इयॉन्स सबसे बड़ा टाइम पीरियड है, फिर ईराज आया, फिर पीरियड्स, फिर इपोक्स, फिर एजेस। ठीक है, जो नेम होते हैं इन ईराज को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी अर्थ पे जो डेवलपमेंट हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इन ईराज का नाम रखते हैं। देखो जैसे आप देख सकते हो, ओल्ड लाइफ को पैलियोजिक बोलते थे, इंटरमीडिएट लाइफ को मिसोजिक बोलते हैं, और रिसेंट लाइफ को सीनोजिक बोलते हैं। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ भी लेते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ड्यूरेशन। ईच पीरियड, हर एक पीरियड ये बताता है कि क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हमारे अर्थ पे, जैसे कॉन्टिनेंट ग्रह ब्रेकअप हुआ, या क्लाइमेट में किस तरह से शिफ्ट हुआ, एंड एमर्जेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। ठीक है, सो गाइस यही था इस न्यूज़ में। आगे बढ़ते हैं डीप ओशन मिशन। अभी क्या इंडिया प्लान कर रहा है कि वो डीप ओशन मिशन को लॉन्च करेगा। डीप ओशन मिशन का देखो एम यही है, ताकि हम जो ओशन है उसके डेप्थ्स को एक्सप्लोर कर सकें, और हम ये देख सकें कि डीप सी माइनिंग वहाँ पे कितनी पॉसिबल है या नहीं है। देखो ये जो प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट का, जैसे इसरो, डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीआरडी, और आईसीएआर, ये सब पांचों ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे काम करेंगे, और ये देखेंगे किस तरह से हम ओशन के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें सस्टेनेबल वे में हार्नेस कर सकते हैं। देखो हमारा मेन एम यही है इस मिशन का, कि हम जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स हैं उसे एक्सप्लोर कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब ये पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे अलग से। देखो ये मेनली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा डीप सी माइनिंग के, जैसे अंडर वाटर व्हीकल्स, अंडर वाटर रोबोटिक्स, ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, ये सब पे। दो की प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर चल रहे हैं डीप ओशन मिशन के अंदर, जैसे डिसैलिनेशन प्लांट जो कि टाइडल एनर्जी के द्वारा पावर किया गया, एक सबमर्सिबल व्हीकल जिसे हम समुद्रयान प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसका एम ये है कि किस तरह से हम ओशन की 6000 मीटर्स तक की डेप्थ को हम एक्सप्लोर कर सकें। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में भी। ठीक है, अब क्या है, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑलरेडी सेंट्रल इंडियन ओशन में इंडिया को अलॉट हो चुका है, ताकि वो वहाँ पे वो डीप सी माइनिंग कर सके। और ये एरिया कौन अलॉट किया है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने अलॉट किया है। ठीक है, अभी समुद्रयान प्रोजेक्ट मैंने अभी को बताया कि इसमें हमारा एम किया कि हम 6000 मीटर क्या है जो ओशन का सर्फेस है उसको एक्सप्लोर कर सकें। देखो ये समुद्रयान प्रोजेक्ट किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की। देखो इसका एम क्या है कि हम क्या करेंगे, एक सबमर्सिबल व्हीकल को भेजेंगे, इसके साथ 3 लोगों को भी भेजेंगे 6000 मीटर की डेप्थ पे, ताकि वो डीप अंडर वाटर स्टडीज़ को हम कैरी आउट कर सकें। देखो ये जो सबमर्सिबल व्हीकल होएगा वहाँ पे वो सी बेड पे कम से कम 72 आवर्स क्या कर सकता है, वहाँ पे मतलब कि व्हीकल वहाँ पे चल सकता है। ठीक है, ये सोचा जा रहा है कि इस जो सबमरीन व्हीकल को हम 2021 और 2022 में इसको भेजेंगे। अब जरा आपको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था। किसके अंडर है, देखो ये अनक्लोज के अंदर, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये रेगुलेट करता है माइनिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज इन द इंटरनेशनल सीबेड बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। देखो जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो जमाइका के किंगस्टन में है, और इंडिया इसका मेंबर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इसका मेंबर है। तो कभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि हमारा इस पर क्या है कि हम एक्सप्लोर करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अब ये पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, देखो इसको मैग्नीज नोड्यूल्स ही बोलते हैं। ये एक तरह के रॉन्ग कॉन्क्रीशंस होते हैं, वो मेनली कहाँ किससे बने होते हैं, आयरन और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, और इसके अलावा कुछ कंसंट्रेशन में आयरन, लेड, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, ये सब भी होती है। इंडिया पहली कंट्री है जिसको ये स्टेटस मिला है ऑफ पायनियर इन्वेस्टर, 1987 में मिला था। और इसको कुछ एरिया भी एलोकेट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एलोकेट हुआ है सेंट्रल इंडियन ओशन में। किसने किया है, यूएन ने किया, यूनाइटेड नेशन में, ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें और यूटिलाइज कर सकें इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का। जो प्रोग्राम है पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स पे वो इनिशिएट किसने किया है, CSIR NOAA ने। और विद द कलेक्शन ऑफ, कब इसने स्टार्ट करते थे, देखो वैसे तो इसने 26 जनवरी 1981 को स्टार्ट कर दिया था। इसमें क्या किया था, जो CSIR ने क्या किया था, जो अरेबियन सी है वहाँ से कुछ सैंपल को कलेक्ट किया था और फिर उसे क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ने लॉन्च किया है सर्विसेज फॉर मैराइन बेस्ड यूजर। अभी क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने कुछ 3 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया ताकि हम क्या कर सकें, अपने यूज़र्स को बेटर वे में इन्फॉर्म कर सकें। अब जरा देखते हैं, पहले हम 3 नाम देख लेते हैं क्या क्या है। देख तो एक स्वास के, दैट इज़ अ स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विसेज। दूसरा किया है द स्वेल सर्च फोरकास्ट सिस्टम। तीसरा किया है एल्गल बूम इंफॉर्मेशन सर्विस। अब हम एक एक बारे में पढ़ते हैं। देखो जो स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फोरकास्ट सर्विसेज है, इसका काम यही है कि हमारे जो स्मॉल मेराइन वेसल्स हैं हम उनके ऑपरेशन को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, पर्टिकुलरली जो फिशिंग वेसल्स हैं, ताकि हम क्या कर सकें,
हम 10 दिन पहले एडवांस में क्या कर सकें, उन्हें वार्निंग दे सकें जहाँ पे वेसल ओवर टर्निंग होनी है या जो पोटेंशियल जोन्स हैं उनकी वार्निंग दे सकें, ठीक है। इट इज़ टू इम्प्रूव ऑपरेशंस ऑफ न्यूमरस small marine vessels, particularly fishing vessel, by warning about potential zones where vessel overturning can take place 10 days in advance। और एडवांस 10 दिन एडवांस में हम देंगे। जो वार्निंग सिस्टम है वो किस पे बेस्ड होएगा, बोर्ड सेफ्टी इंडेक्स में, जिसमें ये डिराइव होएगा कुछ फोरकास्ट, कुछ हम इंडिकेट करेंगे जैसे वेव हाइट, ठीक है, वेव की स्टीपनेस क्या, डायरेक्शनल स्पीड क्या है, एंड द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ विंड एट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम उनको पहले ही वार्न कर देंगे। स्वेल सर्च फोरकास्ट सिस्टम क्या, देखो ये प्रेडिक्ट करेगा, ये डिज़ाइन इसलिए करा ताकि कल का दाल को प्रेडिक्ट किया जाए। अब ये कल का दाल क्या होता है, देखो ये केरल की भाषा में बोलते हैं, कल का दाल का मतलब होता है फ्लैश फ्लड इवेंट्स, आपको नाम से पता चल होगा फ्लैश फ्लड इवेंट्स होते हैं। तो ये पहले डिज़ाइन करेगा फॉर प्रेडिक्ट करेगा कल का दाल, या स्वेल सर्च भी बोलते हैं इसे, जो भी इंडिया कोस्ट में स्पेशली जो वेस्ट कोस्ट पे होने वाले हैं। कल का दाल टर्म ये केरला के फिशरमैन्स के द्वारा टर्म यूज़ किया जाता है, इसका नाम ही फ्लैश फ्लड इवेंट्स होता है, जो कभी भी हो सकते हैं बिना किसी एडवांस नोटिस के, मतलब कि लोकल विंड्स में चेंज होता है या फिर किसी भी वजह से क्या होता है ये फ्लड्स आ जाती हैं कोस्टल एनवायरनमेंट। तो ये सबकी ये नोटिस मतलब पहले ही बताएगा। एल्गे ब्लूम इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में क्या, देखो मेनली क्या है इसमें एल्गे ब्लूम होगा, तो यही है कि ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कब क्या है फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम होने वाले हैं ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन, जो कोस्टल फिशरीज़ के लिए काफ़ी डिट्रीमेंटल है, एंड इंड्यूस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स विद इन द कोस्टल पॉपुलेशन। देखो 4 रीजन इसमें लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे एल्गल ब्लूम मेनली होता है। देखो नॉर्थ ईस्टर्न अरेबियन सी, कोस्टल वाटर ऑफ केरला, गल्फ ऑफ मन्नार और कोस्टल वाटर ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। अब जरा इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं गाइस। ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, देखो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के अंदर 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, हैदराबाद है। ये इट इज़ अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली में। ये ऑपरेट करता है एज एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जो इनक्वायरीज है इसका मैंडेट है कि ओशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एडवाइजरी सर्विसेज टू सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी, ठीक है। तो इसका काम यही है कि इन्फॉर्मेशन, ओशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू द साउथर्न ओशन। साउथर्न ओशन आपको पता ही है कि हमारा अंटार्कटिका है। रिसेंटली क्या 11th एक्सपीडिशन होएगा इंडिया का, जो साउथर्न ओशन में या फिर अंटार्कटिका सीजन में उसे स्टार्ट किया गया है। देखो ये एक्सपीडिशन क्या, ये पार्ट है हमारा किसका, इंडियन साउथर्न ओशन रिसर्च प्रोग्राम का ये पार्ट है, जो हमने 2004 में इनिशिएट किया था, जब हमने एक पायलट एक्सपीडिशन मतलब कि स्मॉल स्केल पे एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था ऑन बोर्ड ORV सागर केन्या पे। अब ये 11th ऐसा एक्सपीडिशन है। इस प्रोग्राम को इनिशिएट किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, जो ऑपरेट करे किसके अंडर, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के अंदर। देखो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या करेंगे, वहाँ के अंटार्कटिका के जो एनवायरनमेंट है या जो भी है, हम वहाँ की चेंजेस को क्वांटिफाई करेंगे और ये देखेंगे वहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है हमारे लार्ज स्केल वेदर फिनोमिना, जैसे इंडिया के मानसून पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है थ्रू टेली कनेक्शन। अब हमें ये भी पता होना चाहिए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के बारे में। देखो ये भी ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। ये भी 1998 में डेवलप किया था। ये इंडिया का प्राइमर R&D इंस्टीट्यूशन है, रिस्पॉन्सिबल इसलिए ताकि कंट्रीज़ की रिसर्च एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है पोलर और साउथर्न ओशन रियलम्स में, ठीक है। सेंटर इज डेजिग्नेटेड एज अ नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंटार्कटिका में 2 स्टेशन है मेनली, मैत्री और भारती, तो उसका भी क्या मेंटेनेंस यही करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के परमानेंट स्टेशन अंटार्कटिका में क्या है। देखो सबसे पहला दक्षिण गंगा था, ये 1983 में एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। लेकिन क्या हमने इसको अबेंडन कर दिया था 1990 में, ठीक है। तो क्योंकि ये अंडर स्नो क्या हो गया था, बरीड हो गया था, ठीक है। तो अब ये नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण गंगा भी था, ठीक है। मैत्री का ये 1988 में एस्टैब्लिश किया था आइस फ्री रॉकी एरिया में, कहाँ के, स्क्रीमेचर ओसिस में। भारती इसको 2012 में कमीशन किया था बिटवीन थाला फिजोर्ड एंड क्विटी ईस्ट ऑफ द स्टोन्स पेनिनसुला अंटार्कटिका में। इट फैसिलिटेट्स, ये भी साइंटिफिक रिसर्च को कैरी आउट करता है बाय द इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम। देखो ये आपको पता होना चाहिए थ्वाइट्स ग्लेशियर कहाँ पे, सीधा पूछ लेता है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर किससे रिलेटेड है या किस कंट्री में, तो आपको या कॉन्टिनेंट में आपको पता होना चाहिए ये ग्लेशियर अंटार्कटिका में है। इसमें माना जाता है कि इस ग्लेशियर में इतनी आइस है कि अगर ये पूरी पिघल जाएगी तो पूरे वर्ल्ड के सी लेवल को मोर देन ½ मीटर क्या बढ़ा देगी, ठीक है। थ्वाइट्स इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका के लिए एज इट स्लोज आइस बिहाइंड इट फ्रॉम फ्रीली फ्लोइंग इनटू द ओशन। रिसेंट रिसर्चर्स ने डिटेक्ट किया है कि कहीं ना कहीं जो थ्वाइट्स के अंदर जो वाटर है कहीं ना कहीं वो वार्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात हो सकती है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं मोजाइक एक्सपीडिशन। अभी क्या है देखो, ये मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, मतलब आर्कटिक क्लाइमेट की स्टडी के लिए कोई एक्सपीडिशन हो रहा है, तो उसके अंदर 300 रिसर्चर्स क्या हैं इंक्लूड हैं, जिसमें हमारे इंडिया के विष्णु नंदन भी जी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो यही इसमें मेन बात है। अभी क्या है, जो इस एक्सपीडिशन है ये 1 साल लंबा होएगा, ये मेनली सेंट्रल आर्कटिक में होएगा। प्लान करा जा रहा है 2019 से 2020 में। इसे लीड कौन कर रहा है? जर्मनी का अल्फ्रेड वेंगर इंस्टीट्यूट, साथ में इसमें 19 कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं और लार्जेस्ट एवर आर्कटिक एक्सपीडिशन है हिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट है। ये ऑब्जेक्टिव क्या, देखो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एटमॉस्फेयर, उसका जियोफिजिकल, ओशनोग्राफिक, ऑल अदर पॉसिबल वेराइटीज़ जो भी आर्कटिक ओशन में, उसे मेजर कर सके एंड यूज़ इट टू मोर एक्यूरेटली, और हम एक्यूरेटली अपना क्लाइमेट को या वेदर सिस्टम को फोरकास्ट कर सके जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। ठीक है, इंडिया का आपको पता होना चाहिए, इंडिया और आर्कटिक में क्या है, जिस तरह हमारा अंटार्कटिका में 2 स्टेशन है, मैत्री और भारती, हमारा आर्कटिक में जो स्टेशन है वो हिमाद्री है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने भी एक अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है इंड आर्को सेटअप किया हुआ है। कहाँ पे? ये नॉर्वे में किया हुआ है, मेनली हाफ वे बिटवीन द नॉर्वे, ठीक है, एंड द नॉर्थ पोल। जो इंडिया का आर्कटिक स्टेशन है हिमाद्री, ये लोकेटेड है कहाँ पे? नॉर्वे के ही है, नियर अल्सन स्पिट्सबर्गर आइलैंड में है, एंड सर्व्स एज अ हब फॉर इंडियन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसलेनियस हैं। माउंट इटना एंड द माउंट सिनाबर्ग इरप्शन, देखो ये वोल्केनोज है। माउंट इटना जो एक्टिव कंपोजिट वोल्केनो है, किसमें? सिसिली, इटली में है। माउंट सिनाबर्ग है, ये भी कंपोजिट वोल्केनो, कारो प्लेट्यू में, कारो रीजेंसी, नॉर्थ सुमात्रा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया को पता है कि 130 एक्टिव वोल्केनोज है, क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है। ठीक है, अब और भी जो मेजर अभी वोल्केनिक रिसप्शन रिसेंटली हुए हैं, तो मायोटा आइलैंड है फ्रांस, वेस्टर्न इंडिया ओशन में, माउंट एग्यूनी इंडोनेशिया में हुआ है, माउंट सोपटन भी इंडोनेशिया में, और अनाक कराकातू आइलैंड भी इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं, सरगासो सी। रिसेंटली क्या है, सरगासो सी वीड क्या है, एल्गा बेल्ट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसका नाम हमने एक फ्री फ्लोटिंग सीवीड के नाम पे रखा है, जिसे हम सार्गेजम भी बोलते हैं। हाउएवर देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गा पाई जाती है जो कि फ्लोट करते हैं इंडियन ओशन में, लेकिन जो सार्गेसो जो सी है इसमें कुछ यूनिक एल्गी है। ठीक है, क्यों इसको हम होलोपेलागी भी बोलते हैं? होलोपेलागी का मतलब ये होता है कि ये एल्गी नॉट ओनली फ्रीली फ्लोट्स, मतलब कि ओशन पे फ्रीली फ्लोट ही नहीं करती, बल्कि ये साथ में रिप्रोड्यूस भी करती है वेजिटेटिवली ऑन हाई सी। जो सार्गेसो सी है वो कहाँ पे लाई करता है? विद इन द नॉर्दर्न एटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायन में। वाइल ऑल अदर seas in the world are defined at least in part of by land boundary, the Sargasso Sea is defined only by ocean current। देखो सार्गेसो सी मेनली ओशन करंट से डिराइव होता है। देखो ये जो सार्गेसो सी की वेस्टर्न बाउंड्री है गल्फ स्ट्रीम एस्टेब्लिश करती है। अब आपको पता होना चाहिए सार्गेसो सी के जो नॉर्थ में है नॉर्थ एटलांटिक करंट होती है, ईस्ट में इसके कैनेरी करंट है जो कि एक कोल्ड करंट है, और इसके साउथ में एक नॉर्थ एटलांटिक इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने अभी बात पढ़ी है कि जो सार्गेसो सी है वो डिफाइंड ओनली बाय द ओशन करंट्स की वजह से इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको पता होना चाहिए इसके नॉर्थ साउथ है, ईस्ट में कौन कौन सी करंट्स पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम। देखो ये डैम है, रिसेंटली डच गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि वो 2 मेगा डैम्स को बिल्ड करेगी ताकि जो नॉर्थ सी और को एटलांटिक सी से क्या करा जाए, सेपरेट किया जाए। ताकि क्या करा जाए, इसका एम यही है कि जैसे सी लेवल राइज हो रहा है तो नॉर्दर्न यूरोप को डिफेंड किया जाए। देखो नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम क्या है, देखो इसमें 2 प्रपोज डैम्स होंगे, ये इंग्लिश चैनल में बनाए जाएंगे। बिटवीन कहाँ पे, देखो एक तो स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे के बीच में बनाया जाएगा जिसे नीड नॉर्थ बोल रहा है, दूसरा एक फ्रांस एंड इंग्लैंड में बनाया जाएगा जिसे नीड साउथ बोल रहा है। इससे क्या होगा, नॉर्थ और बाल्टिक सी को कट कर देगी, किससे? एटलांटिक ओशन से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये लॉन्गेस्ट डैम होगा वर्ल्ड में। ये क्या करेगी, नीड जो ये डैम होएगा ये यूरोप के 4 बीसीएस पोर्ट्स को लॉक कर देगा, दैट इज रोटरडम, एंटवर्प, ब्रिहम्मरवन और हैम्बर्ग को। ठीक है, न्यू हार्बर्स वुड नीड टू बी बिल्ट ऑन द एक्सटीरियर ऑफ डैम्स टू एकोमोडेट द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक टू द इंटीरियर पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना, देखो स्कॉटलैंड का ही यूके का ही पार्ट है। ठीक है, जैसे ये आयरलैंड है, ठीक है, ये यूके है तो ये स्कॉटलैंड इसका ही पार्ट है, तो ये नॉर्वे है तो इसके बीच में ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल आ जाएगा इधर, ये इंग्लिश चैनल आता है, फ्रांस आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंथ्रोपोजेनिक मिनरल। देखो एक तो मतलब कि नेचुरल मिनरल्स होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक मिनरल ये होते हैं जो मैनमेड एक्टिविटीज़ की वजह से क्या जो मिनरल बने हैं। देखो ये मिनरल्स वो होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से मिनरल्स बनते हैं, मतलब कि माइनिंग या मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हो या प्रोसेसिंग करते हो जो मिनरल्स बनते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या है 208 ह्यूमन मेड मिनरल्स हैं जिन्हें मिनरल्स की तरह अप्रूव कर दिया गया किसने, इंटरनेशनल मिनरलोजिकल एसोसिएशन ने। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जो अभी जो 2 हमने एंथ्रोपोजेनिक मिनरल मिले हैं, एक तो हेड्रोटाइलसाइट है। देखो हेड्रोटाइलसाइट
कब प्रोड्यूस हुआ? जब एस्बेस्टोस को पैसिवली, जब एस्बेस्टोस ने एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को। एक अदर टाइप देखो, ये तो हो गया एंथ्रोपोजेनिक मिनरल। एक होता है ट्रू मिनरल, ये जो नेचुरली अक्कर होते हैं या फिर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं, आइदर ऑन अर्थ और इन द आउटर स्पेस। ट्रू मिनरल्स मेनली क्या करते हैं, 50-100 कुछ नॉन मिनरल्स हैं। देखो एक तो हमने पहले हेट्रोटाइट है, एक है एड्सोटाइट। एड्सोटाइट भी रिसेंटली न्यूज़ में था। देखो ये डिस्कवर हुआ है आफ्टर एन एग्जामिनेशन ऑफ द वेडन बर्न मेट्रोलाइट। ये मेटेलिक लुक रॉक है जो कि सेंट्रल विक्टोरिया में मिली थी 1951 में। ये आयरन और कार्बन का बना हुआ है एंड इज लाइकली फॉर्म्ड विद इन द कोर ऑफ अदर प्लेनेट। ठीक है, तो अभी बस आपको मेन याद करना है एड्सोटाइट और हेट्रोटाइट से। अब कुछ प्लेसेस थे न्यूज़ में, जरा पढ़ लेते हैं। देखो कलाश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, गाइस ये हमने टेस्ट सीरीज में भी करंट अफेयर्स में काफ़ी बार कवर किया। जो कि मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, गोदावरी रिवर पे बना है और कहाँ, तेलंगाना में पड़ा है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रणहिता और गोदावरी रिवर। तेलंगाना ने सेंटर को रिक्वेस्ट करा कि जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसे नेशनल प्रोजेक्ट को ट्रीट किया जाए ताकि क्या कर सके, यूनियन बजट में इसके लिए एडिक्वेट प्रोविज़न दिया जाए। जायकवाड़ी डैम देखो ये कहाँ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बिल्ड है। ये गोदावरी रिवर में बिल्ड हुआ है। इसका पर्पस ये है कि जो इरिगेशन प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। उच्च मल्टीपर्पज़ नेशनल प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर प्रोजेक्ट जो ये स्टार्ट हुआ है, ये कथुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के कथुआ डिस्ट्रिक्ट और रिवर उच्च पे स्टार्ट हुआ है, जो कि रिवर रावी की ही क्या एक ट्रिब्यूटरी है। इससे क्या आएगा, जबकि आपको पता है जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो 3 रिवर्स पाकिस्तान को अलॉट हुई थी और 3 हमें अलॉट हुई थी। तो इसमें यही है कि जो इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स अलॉट हुई है, हम उन्हें ज़्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें बाय यूटिलाइजिंग द फ्लो दैट प्रेजेंटली गोज अक्रॉस बॉर्डर अनयूटिलाइज। ठीक है, जो अनयूटिलाइज वाटर चला जाता है पाकिस्तान की तरफ, हम चाहते हैं उस वाटर को अच्छे से मतलब यूज़ कर लें। बूढ़ी दिहांग रिवर देखो ये क्या आपको पता ही होगा, अभी रिवर बूढ़ी दिहांग है, ये ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से फ्लो के जाती है, ये मेजर कोल्ड बेल्ट एरिया से होकर कूद जाती है। साथ में कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ से होकर जाती है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो असम और अरुणाचल प्रदेश से वो होकर गुजरता है। रिसेंटली क्या वहाँ पे ऑयल स्पिलेज हुई थी जिस वजह से रिवर में क्या है फायर पकड़ लिया था। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी PT 365 एनवायरनमेंट की मैगजीन कंप्लीट होती है। कल से हम अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।